नमस्कार। सबसे पहले मैं जो स्वदेशी के सभी कार्यकर्ताओं और विशेषकर अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं विजीत जी का, साहिल जी का जो आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट को मैनेज करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आज आपको सभी को विदित है कि दुनिया एक गंभीर समस्या से उलझ रही है। पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही बुरा और चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है और इस समय का अभी कोई बहुत ज़्यादा जो हमें होप्स दे, उम्मीद दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोशिशें हो रही हैं, परंतु अभी समय पूर्णतया अनसर्टेनिटी का है, अनिश्चितता का है। तो इस अनिश्चितता में हर दिन, हर सप्ताह आप देखिए कि नई-नई चीज़ें आ रही हैं और इसमें एक जो बहुत बड़ा पहलू इसका है, वो ये है कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ रहा है, वो अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था में भी जो बहुत ही वल्नरेबल जो सेक्शन है, जो लेबर है, जो हमारे निचला तबका है, उसके लिए बहुत ही सख्त कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर समय इस टाइम चल रहा है। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये शायद मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर हम आर्थिक इतिहास की बात करें तो एक महामंदी 1929-30 में आई थी, परंतु वो महामंदी के अपने कुछ आर्थिक कारण थे और उन आर्थिक कारणों पर जब काम हुआ तो 4-5 साल में उस आर्थिक मंदी को दूर कर लिया गया था। परंतु इस बार ये एक अलग तरह की स्थिति है। तो मैं जो आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत ही संक्षेप में थोड़ा-सा कि ये जो समस्या जो कोविड-19 वायरस है, जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, वो किस तरह से अर्थव्यवस्था को असर कर रही है। तो आपने देखा कि जैसा मैंने कहा कि 1929-30 की महामंदी के बाद और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक समस्या इतनी बड़ी खड़ी हुई, पर अब ये समस्या उनसे भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि महामारी की वजह से जिस तरह से उस अर्थव्यवस्था को उसने जकड़ लिया है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और दोनों में, महामारी में और अर्थव्यवस्था में एक तरह का मुकाबला चल रहा है, कंटेस्ट है। महामारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था और डाउन जाती है और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एक महा लॉकडाउन मंदी है। किस तरह से सारी फैक्ट्रियां बंद है, हवाई जहाज जमीन पर हैं और आप देखें कि सभी सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का है, होटल का है, चाहे वो रिटेल सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर, सभी सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हैं। तेल की कीमतें, तेल जिसको कभी हम लिक्विड गोल्ड गोल्ड कहा कहते थे, एक तरल सोना,
उसकी कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं और नीचे इतनी जा रही है यूएस में। तो हालात ये है कि जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो वितरकों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देकर कह रहा है कि आप तेल उठा लें। तो ये तेल की हालत है, क्योंकि तेल की मांग बहुत नीचे चली गई है। इन सभी कारणों से जिस तरह से महामारी की हर रोज न्यूज आ रही है कि अभी 30 लाख से ऊपर का आंकड़ा चला गया है और मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख से ऊपर जा चुका है। तो आईएमएफ ने कहा है कि अभी तक, क्योंकि हर रोज आंकड़े बदल रहे हैं, आईएमएफ ने कहा है कि जो विकसित देश हैं उनकी जो विकास दर है वो -6%, 6% माइनस होगी। कोविड-19 शुरू होने से पहले विश्व की जो विकास दर थी वो 2.5% की आंकी गई थी, तो अब -6% तक वो एस्टिमेट आ गया है। और आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन ऐसे ही चला, जो अभी चलने की उम्मीद भी हो रही है दुनिया भर में, तो 26-27 करोड़ लोग भूख मरी में जा सकते हैं, भूख मरी हो सकती है। भारत की सरकार के प्रयासों से, भारत के लोगों के प्रयासों से हम अभी तक इसको काफी हद तक सही तरीके से मैनेज करने में सफल हुए। जैसा कि भारत में अभी केस 30,000 के आसपास हैं। अभी चिंता है बढ़े ना, परंतु सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की और फिर उस लॉकडाउन के बाद लोगों का जिस तरह से ख्याल रखा, एकदम तुरंत ही जैसे 1.7 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज दिया, जिसमें किसानों को कम से कम 12 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये हस्तांतरण किया, महिलाओं को किया, और मनरेगा में जिस तरह से मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाया, तो उससे लोगों में एक विश्वास जगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से सरकार ने लोगों का विश्वास बनाए रखा है, ये अभूतपूर्व है, जो बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा और जिसकी पूरी दुनिया में भारत के इस मॉडल की प्रशंसा भी हो रही है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, भारत कैसे मैनेज कर रहा है, और क्या भारत के लिए इस महामारी में, क्या महामारी के बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, अभी तक तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक एस्टिमेट के अनुसार हर सप्ताह 2 लाख करोड़ की जीडीपी का लॉस हो रहा है। 2 लाख करोड़ हर सप्ताह, जो 30-40 हजार करोड़ प्रतिदिन बनती है। तो उत्पादन, जो आप देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, दूसरा सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो जो 2 सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो पूरी तरह से बंद है, तकरीबन वो बंद है। तो जिसकी वजह से आप देखिए कि उसमें 43-44% जो है वर्क फोर्स लगी है। अब वो वर्क फोर्स काम नहीं कर रही है। पूरे इकोनॉमी का 70-75% भी इन दोनों सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, और टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर या सेवक क्षेत्र भी बोलते हैं। फॉर्चुनेटली तीसरा जो
सेक्टर है, जिसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि या उससे जुड़ा क्षेत्र है, जिसमें हमारी जो वर्क फोर्स है वो 50% से ज्यादा लगी हुई है। आप ये बड़ा ध्यान देने लायक बात है। जबकि हमारी जीडीपी सिर्फ कृषि क्षेत्र से 14-15% ही आती है, परंतु उसमें 50% से ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं। तो कृषि में हमारी जो इस साल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि पीछे बारिश भी अच्छी हुई और थोड़ी सर्दी लंबी चली, जिसको कहा गया कि वो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छा था। तो अंदाजा है कि 10.5 करोड़ टन मीट्रिक टन का उत्पादन इस साल होगा। 10.5 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। हमारे जो भंडार हैं, अन्न के भंडार हैं, वो भरे पड़े हैं। उनमें अभी भी 3 करोड़ मीट्रिक टन हमारा भंडार उसमें है। भारत गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल, कपास में दुनिया में भारत का दूसरा नंबर है, दूसरा उत्पादक है, और बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। तो जो एस्टिमेट किया गया है कि भूखमरी होगी, जिन देशों में भूखमरी होगी उसमें भारत का नाम नहीं है, उस लिस्ट में भारत नहीं है, बल्कि भारत तो उस भूखमरी को मिटाने वालों में उसका नाम होगा। तो कृषि क्षेत्र ने एक बहुत बड़ी, इस मुश्किल वक्त में एक वरदान का काम हमारे लिए कर रही है। क्योंकि देखिए कि इतनी बड़ी हमारी खुद की जनसंख्या है, उसको पूरा फूड सप्लाई करना, और भारतीय कृषि इन बुरे दिनों में जो उम्मीद दिखा रही है वो और भी संभावनाएं बना रही है कि दूसरे देशों की मांगों को भी हम पूरा कर सकते हैं अपनी कृषि से। तो जो कि एक बहुत बड़ी संभावना कृषि क्षेत्र से दिखी है। और हम थोड़ा सा बाद में ये भी बात करेंगे कि इस संभावना का फिर अब क्या किया जाए, इससे हमको क्या सीखना चाहिए, जो हमें देखने को मिला है कृषि क्षेत्र में जिस तरह का एक भूमिका अपनी बनाई है। तो ये जब हम बात कर रहे थे कि सरकार के जो कदम हैं वो अब तक इतने सटीक रहे हैं कि पूरे देश में एक तरह से संतोष की स्थिति है। और आरबीआई ने अपनी भूमिका निभाई है। पहले 1 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सबको पैसा दिया लिक्विडिटी के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को कम किया। आरबीआई ने कहा कि जो बैंक हैं उनकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि 6 से 7 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के पास बैंकों का जमा होता है, तो अगर ये रेट हम रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे तो वो पैसा बैंकों के पास होगा और बैंक जो है उस पैसे को आगे उधार दे सकते हैं। तो अभी कल भी आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो आरबीआई काफी बड़ी भागीदारी की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा सराहनीय है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ नए आयाम उभर रहे हैं। कृषि की हमने बात की, दूसरा फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल। भारत
पूरी दुनिया का फार्मेसी बन गया। एक दुकान, केमिस्ट की जैसे दुकान होती है उसके लिए, भारत एक फार्मेसी का काम कर रहा है। और पूरे दुनिया में कहीं से भारत की दवाइयों के बारे में कोई शिकायत नहीं आई। बहुत अच्छी तरह से, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है या दूसरी दवाइयां हैं, भारत ने जिस देश को भी जरूरत हुई, अमेरिका समेत, वो दवाइयां भारत दे रहा है। और वैसे भी भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा इंपोर्ट दुनिया को करता है, परंतु इससे भारत की एक विश्वसनीयता पूरे दुनिया में भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बड़ी है। तो ये एक संभावना भारत की दिखाई दे रही है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो कुछ चल रहा है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एमएसएमई की अगर हम बात करें, एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है लघु उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, जो सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। हमारा स्वदेशी जागरण में पिछले 2 साल से बहुत कोशिश कर रहा है, माननीय कश्मीरी लाल जी और माननीय सतीश जी के नेतृत्व में। तो अब वो उनका काम और बढ़ गया है, क्योंकि रोजगार की ही सबसे बड़ी बात है। तो उसमें जो रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर है, उसका बड़ा रोल होगा। अब उसको सहायता करने की जरूरत तो है ही है, सरकार वो सोच भी रही है, करेगी, चाहे वो उसके इंटरेस्ट कम करे, माफ करे, चाहे उनको उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका शेयर दे, या जो भी उन सेक्टर्स को जरूरत है वो करेगी। इसके अलावा अब जो एमएसएमई सेक्टर बन पड़ा है उसको चलाने की भी जरूरत है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी और जहान भी, तो उसको चलाने की कोशिशें शुरू भी हो गई हैं, सरकार ने कुछ छूट दी भी है। उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज उभर कर सामने है, चुनौती है कि रॉ मटेरियल। भारत की भी इंडस्ट्री बाकी दुनिया की तरह, जैसे बाकी दुनिया में था, वो चाइनीज और दूसरे देशों के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट, चाइना के ऊपर भी काफी डिपेंडेंट है। तो अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपना इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करें जिसमें हम डिपेंडेंट ना हो, हम जो है आत्मनिर्भर बने। एक ये पॉलिसी शिफ्ट भी होगा ऐसे वक्त की समय से, और इसकी संभावनाओं पर भी बात होनी चाहिए। इसी तरह की एक बहुत बड़ी संभावना, जैसा चर्चा हो भी रही है, कि चाइना का विश्वास, उसकी विश्वसनीयता घटी है, पूरी दुनिया में घटी है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे दूसरे देश हो, उन्हें विश्वसनीयता घट रही है। तो जापान ने अभी वहां से सारी अपनी जो कंपनीज हैं उनको कहा है कि आप चाइना छोड़कर वापिस आइए या कहीं और जाइए। अमेरिका की 50 कंपनीज पहले ही जा चुकी हैं। तो बहुत सी कंपनीज के लिए जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं, 4-5 टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं, उनमें भारत भी है। ऑल्दो हमें एफडीआई के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, उनसे कल समस्याएं भी आ सकते हैं, पर कुछ सिलेक्टिव एरिया में हम अपनी इस तरह की पॉलिसी बनाकर कुछ सिलेक्टिव एरिया में एफडीआई यहाँ आना चाहेगी, उसके लिए हम अपने अर्थव्यवस्था को तैयार कर सकते हैं। उसमें चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें या हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे एफडीआई देश में आए। जो एफडीआई की रिक्वायरमेंट है, जिन क्षेत्रों में हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एफडीआई को
इनवाइट करते हुए कि हमारी जो हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो वो कोशिश की जा सकती है। जबकि एक संदेह जाहिर किया जा रहा था कि जैसा आप चाइना में कोविड-19 के महामारी के बाद उन्होंने अपना जैसा कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ ऐसा प्रोपगंडा करके, और वो जो अवसरवादी, एक तरह की अवसरवादी निवेश की तरफ भी वो चले हैं। तो इसमें ये भी खतरा था कि भारतीय जो कंपनियां हैं, जो भारतीय मूल्यों पर आधारित कंपनियां हैं, उनमें भी चाइना का निवेश बढ़ सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए भारत की सरकार ने एक PN3 जो लेकर आए हैं, जिसमें चाइना को जांच के दायरे में डाल दिया है कि ऐसा नहीं है कि चाइना किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पर ला सकता है। उसके लिए एक जांच का दायरा बना दिया है, जिसपे चाइना तिलमिला भी रहा है कि WTO का उल्लंघन है वगैरह वगैरह। परंतु ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो बहुत से दुनिया में देशों ने इसको सराहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि इसी तरह से चाइना से जो हमारा व्यापार घाटा है वो बहुत बड़ा है, $50 बिलियन का। $50 बिलियन का घाटा है। चाइना $50 बिलियन के बराबर ही पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो इतना बड़ा हमारा घाटा है। अब एक अपॉर्चुनिटी है कि उस पर वो कोशिश की जाए और चाइना से आयात कम हो, जिससे इस घाटे को कम किया जा सके। तो ये भी एक हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में चाइना, क्योंकि सारी दुनिया मानती है कि चाइना किसी भी तरह से वो अपने चीजों को बेचना चाहता है, सस्ती बेचना चाहता है, लागत से भी कम कीमत पर बेचकर, जिसको हम डंपिंग कहते हैं। तो एंटी डंपिंग स्टेप्स हमारे देश में उठाए जा सकते हैं और चाइना से जो चीजें आ रही थी उनको रोक के और उनको भारत में ही बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो एंटी डंपिंग होना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटीज को इस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए कि जो वस्तुएं यहाँ पर बने और यहाँ बनने का प्रोत्साहन उनको मिले। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। साथ के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन होना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि चाइना बहुत तरीके अपनाता है। अभी हमने FDI पर तो रोक लगा दी है, परंतु पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाई। अभी आपने देखा कि HSBC बैंक में उन्होंने अपना जो शेयर है वो बढ़ाया 0.8 से वो 1.1 तक चले गए। तो अभी वो खुला है। और दूसरा काम और भी चाइना करता है कि जो कंपनी सिंगापुर और हांगकांग में रजिस्टर्ड हैं, तो उनके थ्रू भी वो कोशिश कर सकता है। तो ये भी हमें देखना होगा। और अभी बहुत अवेयरनेस देश में आई है और बढ़ाने की जरूरत है। अभी देखिए कि आप जो ऑनलाइन 30 ऐप हैं उनमें से 18 चाइनीज हैं। अब अलीबाबा ने, चाहे वो पेटीएम हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, इनमें अपना बहुत शेयर बढ़ाया हुआ है, यानी कंट्रोल उस पर अलीबाबा का है। इसी तरह एक कंपनी टेंसेंट है, उसने भी ओला में, फ्लिपकार्ट में, इनमें काफी अपना शेयर रखा हुआ है। तो अपनी कंपनियों को उस तरह से भी बचाने की जरूरत है। जो ये एक मौका हमें मिला है, हम इसको अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। WTO की ज्यादा सी चिंता अब करने की जरूरत नहीं है। अभी तो पूरा वर्ल्ड
दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगा, क्या उसका इकोनॉमिक गवर्नेंस का मॉडल बनेगा, ये हमें देखना होगा। इसी तरह से जैसे हम कृषि पर हम दोबारा से आते हैं, कृषि में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। कृषि में प्राकृतिक खेती की तरफ हम जा सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा सकते हैं। हमें जो भी आगे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं उसमें पर्यावरण, जो कि जैसे कि बहुत सा आप देखिए लोग बात कर रहे हैं कि पर्यावरण काफी कुछ सुधर गया है, पर्यावरण में काफी बदलाव आया है। तो इस तरह की कोशिश ये होनी चाहिए, गंगा माँ साफ हो रही है, दूसरी नदियां साफ हो रही हैं, तो उनको आगे साफ ही रखा जाए। इस तरह की कोशिश, इस तरह की संभावना हमारे लिए जो बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से क्षेत्रों में, जैसे मैं पहले भी फेसबुक पर कई लेक्चर हुए हैं, उनमें सुन रहा था, हमारे राज नेहरू जी बात कर रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट की बात है, कि किन क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट की अब जरूरत है, वो सब नजर आ रहा है। एक नया मॉडल उभर कर सामने देखिए एक चीज आई है कि रूरल इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी, दोनों दो सेक्टर जो हैं वो चल रहे हैं, वो पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन जो सरकार पीछे से प्रयास कर रही थी, उसका भी एक रिजल्ट है कि आज कई क्षेत्रों में होम फ्रॉम वर्क हो रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम तो पूरा जैसे डिजिटल उसकी वजह से, ऑनलाइन की वजह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डिजिटलाइजेशन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए और कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुंचाया जाए, कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाई जाए जो गरीब से गरीब जो आदमी है उस तक भी वो कनेक्टिविटी जाए। तो डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर बन के निकला है। तो रूरल सेक्टर और डिजिटलाइजेशन वो हमें उस पर देखना होगा। इसी प्रकार से जैसे हायर एजुकेशन जिस तरह से हमारे देश में ऑनलाइन से संभाला है और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट की हैं, तो हो सकता है अब आगे हमारे स्टूडेंट्स विदेश में जो पढ़ने जाने की कोशिश में रहते थे वो ना जाएं। जबकि हमारी एजुकेशन को ये भी ख्याल रखना होगा, जैसे स्किल की को भी डेवलपमेंट में भी ये ख्याल रखना होगा कि इस सारे महामारी की वजह से जो देश प्रभावित हो रहे हैं उनमें भी बहुत सी आगे संभावनाएं निकलेंगी। तो किन क्षेत्रों में वो संभावनाएं बनेंगी, हेल्थ में बनेंगी, दूसरे क्षेत्रों में बनेंगी, वो भी ख्याल रखते हुए हमें उन संभावनाओं को भी टैप करना चाहिए। एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जब भी कभी ऐसा गंभीर कोई समस्या आती है उसमें इन्वेंशंस होती है। अब बहुत सी ऐसी नेसेसिटीज आ रही है, तो इन्वेंशन का समय है। R&D को भी अपने आप को, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रोत्साहित किया है कि आप नए नए कोई आविष्कार करें, नई चीजें लेके आए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है या दूसरे सेक्टर में। तो R&D के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना हुनर दिखाने की, और उस R&D को हम टारगेटेड भी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ज्यादा करना चाहिए। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो कारपोरेट सेक्टर है उसके लिए एक बड़ी संभावना हो जानी है आउटफ्लो ऑफ FDI। कुछ कारपोरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा का बहुत FDI है दूसरे देशों में, तो अब उस तरह की संभावनाएं भी बनेंगी। चाइना से लोग घबराएंगे और कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज्म भी आएगा कि वो चाइना को रोक सके। पहले रोक नहीं सकते थे, WTO के इस प्रकार के प्रावधान थे, परंतु अब पूरे ग्लोबलाइजेशन को भी रिव्यू किया जाएगा, रिविजिट किया जाएगा,
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने जो बेनिफिट किया होगा उसके साथ बहुत से नुकसान भी किए हैं, चाहे वो 2008 का रिसेशन आया, चाहे दूसरी बीमारियां आई, चाहे ग्लोबल टेररिज्म आया। और ये क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम ए कंटिंजियस, यू नो, एक ऐसी छुआछात से की चीज हो गई है जिससे वो बीमारियां भी ग्लोबलाइज हो गई। तो इसलिए रिविजिट करना है ग्लोबलाइजेशन को। और भारत ने कई अच्छे चीजें की हैं पीछे, जैसे आरसेप में, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा। आरसेप को साइन नहीं किया। इसी तरह से जो चाइना एक बहुत बड़ा रोड बना रहा है, BRI, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये हमें अब और ज्यादा सोचना है कि हम उस लय में ना जाएं ग्लोबलाइजेशन के। अपने देश में हम देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने साधनों को देखते हुए, अपनी हिस्ट्री को देखते हुए, अपनी संस्कृति को देखते हुए अपनी नीतियां उस तरह के बनाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो मैं इसको बहुत लंबा ना करते हुए ये कहूंगा कि अभी तक बहुत अच्छा किया है भारत सरकार ने, लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। और इसको अपॉर्चुनिटी मानते हुए हमको पॉलिसीज में रीओरिएंट करना है। रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। हमने रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने हैं, उनको लिंक करना है लोकल प्रोडक्शन से, जिससे रूरल अर्बन माइग्रेशन भी रुकेगा और जिससे वहां रोजगार भी उत्पन्न होगा। जैसे अभी मनरेगा की बात है, मनरेगा में अभी हम 12 करोड़ लोगों को उसके थ्रू रोजगार दे सकते हैं अगर हम वहाँ उनको एग्रीकल्चर से जोड़ दें और कोई लोकल इंडस्ट्रीज भी वहां पर लग जाएं, उसको भी मनरेगा से जोड़ देंगे। तो 12 करोड़ लोग अगर को हम रोजगार इस तरीके से दे सकते हैं, इससे भी ज्यादा हम रोजगार उसमें दिया जा सकता है। तो इस वक्त हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। महामारी को रोकने के लिए तो कोशिश करनी ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ये एक ऐसी महामारी है जिसमें पहली बार दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम है। 1930 की जो महामंदी थी उसमें डिमांड साइड की समस्या थी, डिमांड जनरेट हुई। वहाँ एक केंजियन मॉडल की बात हम करते हैं कि पंप प्राइमिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया तो डिमांड जनरेट हुई, तो सप्लाई अपने आप उत्पादन शुरू हो गया, रोजगार शुरू हो गया। वहां उसी तरह से यहाँ पर डिमांड को जीवित रखना है, डिमांड को कम नहीं होने देना है। तो उसके लिए जैसा कि इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि भाई जो कंजम्पशन है वो लोअर सेक्शंस की MPC, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यानी अगर किसी 100 रुपए गरीब आदमी को मिलेंगे तो वो 100 के 100 या 100 में से 90 रुपए खर्च करेगा कंजम्पशन पर। जो अमीर आदमी है वो 100 रुपए में से शायद बहुत कम खर्च करेगा। तो जो पैसा गरीबों के पास जाएगा वो कंजम्पशन क्रिएट करेगा। इसीलिए लाइवलीहुड की बात हो रही है, इसीलिए उन 20-25 करोड़ लोग जो लेबरर हैं रूरल एरियाज पे हैं उनको बात हो रही है कि उन तक पैसा पहुंचाया जाए जिससे वो कंजम्पशन को जीवित रखें। कंजम्पशन जीवित रहेगी तो आगे इंडस्ट्री भी चलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी अगर लेबर का हम इंतजाम भी कर देंगे, उनको सहयोग भी दे देंगे, तो एक संशय रहेगा कि क्या डिमांड रहेगी, लोग डिमांड करेंगे। इस लॉकडाउन में लोगों में भय है, तो वो डिमांड कैसे जनरेट हो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो जैसा कि सरकार कोशिश भी कर रही है, और कोशिश भी, जैसे मैंने कहा कि ये एक
कंटेस्ट है, मुकाबला है कोविड-19 महामारी का और अर्थव्यवस्था का। अब इसमें सरकारों को, लोगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी एक गवर्नेंस दिखानी है, अपने इस तरह के प्रयास करने हैं कि कोविड-19 महामारी को रोकते हुए हम किस तरह से अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पर ले आएं। अगर हम मिनिमम भी इसको पटड़ी पर ले आएं, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज को, जो बहुत आवश्यक वस्तुएं, उनको प्रोड्यूस करने की जो इंडस्ट्री है उसको भी खड़ा कर सकेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी। तो ये कंटेस्ट हमारा चल रहा है और हमें लेसन लेना है, इससे हमें सीखना है। हमें गांधी जी की वो बात कि इस संसार में नेचर हैज प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, परंतु लालच, ग्रीड के लिए अगर हम करेंगे तो प्रकृति इसी तरह से रिएक्ट करेगी। कोविड-19 है या दूसरी महामारियां हैं, प्रकृति किसी न किसी रूप में, चाहे वो सुनामी है या दूसरा क्लाइमेट चेंज है, उस रूप में आएगी। तो हमें नेचर का ख्याल रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखते हुए भी चलना पड़ेगा। और जिस तरह से भारत एक मॉडल दुनिया के सामने बन रहा है कि न केवल भारत अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए जिस तरह से इस महामारी संकट को कंटेन करने में भारत कामयाब रहा है, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा है। और उससे याद आता है हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, वो पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। भारत उसको पूर्ण करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस महामारी के जाने के बाद भी भारत के लिए एक शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लोग भारत आना चाहेंगे, जो उनको मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ी होंगी उसके लिए भी भारत एक डेस्टिनेशन बनेगा, चाहे वो योगा है, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म है, भारत की जो एक पावर है उसके लिए भी भारत को तैयारी करनी होगी। ये भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि भारत वैसे भी वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और वो पूरा करते हुए हमें वो भी संभावना, लोगों को इस मनोवैज्ञानिक विकार जो पैदा होंगे उनको भी दूर करने की जिम्मेवारी भारत पर होगी। और अपनी जो नीतियां हैं उनको परिवर्तित करना होगा। जैसे कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बहुत पहले कहा था कि हमें वेस्टर्न मॉडल का पीछा नहीं करना चाहिए। कुछ गलतियां हमने की हैं, वो गलतियां सुधारने का मौका है। हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करते थे, ग्रोथ हो रही थी, जॉब नहीं मिल रहे थे। अब हमें उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है, पूर्ण विचार करने की जरूरत है। और जैसा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि we should not go for capital oriented economic structure, कैपिटल ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की ओर नहीं जाना चाहिए। पूंजीवाद की तरफ, पूंजी समर्थित जो आर्थिक ढांचा है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये एक मौका है कि हम उधर की तरफ मुड़ें और ना केवल इस पर विजय पाते हुए जो महामारी, जो संकट चल रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सभी देशवासी, एक एक देशवासी इसका सामना करते हुए, सरकार के साथ कंधा मिलाते हुए इसको का समाधान करे। और इसका समाधान करते हुए जो संभावनाएं इसके सामने, जो संभावनाएं उभर रही हैं, अगर उस पर सही तरीके से विचार करके नीतियां बनाए तो इसमें शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत दुनिया का आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक तो पहले ही बहुत सशक्त है, आर्थिक रूप में भी सबसे सशक्त एक शक्ति के रूप में खड़ा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।